नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं मधुपुर का दंगल। और इस वक्त जब लोकतंत्र में हर एक आवाज़ का मायने रखता है, हर एक आवाज़ की अपनी एक अहमियत रहती है, फिर भी इस चुनाव प्रचार में पता नहीं मीडिया के इस शोरगुल में कहां से निर्दलीय प्रत्याशियों को जगह नहीं मिल रही है। हम भी बहुत ज़्यादा आतुर नहीं हैं, लेकिन दो चार लोग हैं ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जो रास्ते में आपको प्रचार प्रसार करते दिख जाएंगे। उसमें से है एक उत्तम यादव उर्फ बबलू यादव। ये पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और मधुपुर कॉलेज से ही अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। आप अचानक, मतलब वो लोग का तो एबीवीपी का रास्ता जाता है बीजेपी के तरफ, आप निर्दलीय के तरफ क्यों चल? देखिए, हमको ऐसा लगा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जनता की कठिनाइयों को समझे और जनता की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़े, जो कि मैं उस पार्टियों में रह के नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपना स्वतंत्र रास्ता चुना और अभी हम लोगों ने युवा शक्ति के नाम से संगठन बनाया हुआ है। तो ये युवा शक्ति को लोग वोट कटुआ बोल रहे हैं। पूरे मधुपुर में आपका प्रचार हो रहा है कि आपने हफीजुल जी के कहने पे या किसी और के कहने पे, झा जी के कहने पे आप चुनाव प्रचार में आए हैं। चूँकि आप युवाओं का एक छोटा सा वर्ग आपके साथ है, वो लोग इस तरीके से बता रहे हैं। देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको अपने दिमाग को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2019 में जो विधानसभा चुनाव होना था, मैंने उस समय से ही दावेदारी किया था। 2017 से ही हम लोग तैयारी में लगे थे और 2019 का विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले अगर सिर्फ वोट कटवा होते तो मुझे साजिश करके जेल में नहीं डाला गया होता और युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जाता। और उस समय जो तो दावेदारी क्या बीजेपी में किया था? नहीं नहीं, मैंने निर्दलीय तौर पर उस समय से ही हम लोग लगे हुए हैं। आज ये नई बात नहीं है कि इस बार चुनाव में हम लोग खड़े हुए हैं। 2019 में चुनाव से पहले मुझको साजिश करके जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए नहीं हो पाया। हाँ, इसलिए उस समय मैं नहीं हो पाया था। अच्छा, लेकिन लोग आपको वोट क्यों दें जब उनके पास एक गंगा नारायण है, एक हफीजुल हैं? तो फिर ये बबलू यादव का क्या अहमियत? लोग आपको क्यों वोट दें, उन दोनों को क्यों ना वोट? देखिए, आपने जिन लोगों का नाम लिया वे लोग पूंजीवादी लोग हैं, ठीक है। जैसे आपने एक प्रत्याशी का नाम लिया गंगा नारायण सिंह, तो वो गोवा में रहते हैं, मधुपुर में रहते ही नहीं हैं। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे उनका कोई विशेष सरोकार नहीं है। वो लोग सिर्फ जनता की वोट को खरीदना चाहते हैं और उसके बाद एक तरह से राजनीति को उन लोगों ने बिजनेस बना लिया है। आपने हफीजुल जी का नाम लिया, तो हफीजुल हसन जो है वो माननीय पूर्व मंत्री के पुत्र हैं और अभी मंत्री हैं। हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बना दिया बिना विधायक बने। हेमंत सोरेन को डर था कि यहाँ पर शायद वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए पहले से एक मंत्री का पद उनको दे दिया गया है और जब से वो मंत्री बने तब से कुछ कर भी नहीं पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक तरह से राजतंत्र हो गया। हफीजुल हसन जो हुआ राजतंत्र का एक, क्या उसको कह सकते हैं हम, संदेश दिया गया कि ये राजतंत्र का एक उदाहरण हो गया राजतंत्र का, कि मंत्री का बेटा ही मंत्री या विधायक बनेगा। और उधर जो गंगा जी हो गए, उनके बारे में कि वो पैसे के दम पर सारा चीज़ करना चाहते हैं, राजनीति को बिजनेस बना लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और युवा शक्ति हमारा जो है बबलू यादव जिसको आप कह रहे हैं, ये एक ज़मीनी स्तर का नेता है। मधुपुर की जो लोकल समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पर, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, या फिर छात्रों युवाओं के रोजगार से संबंधित हो, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को मैंने उठाया हमेशा। मधुपुर और मधुपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में जितनी भी समस्याएं हैं, जितना तक हम लोगों से संभव हो पाया, उन सारी समस्याओं के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्टाचार का ही मसला क्यों ना हो, हर समस्या के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, जिसके कारण मेरे ऊपर 7-7 मुकदमे दर्ज हुए, 2-2 बार मुझे जेल जाना पड़ा। तो यहाँ की जनता अब समझ रही है कि ऐसा एक प्रतिनिधि का ज़रूरत है जो इस क्षेत्र के समस्याओं को समझे। जैसे कि मैं जब हर जगह आप घूमिएगा मधुपुर पूरे विधानसभा में, तो खासकर ये देवीपुर छोड़ दे तो आपका झंडा बैनर भी हर जगह नहीं दिख रहा है। बाकी दूसरी पार्टियों के बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही है, काफिला चल रहा है, उस तरीके से आपका नहीं दिख रहा है। क्या आप पैसे से कमजोर है या कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है? देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि इनको खड़ा कराया गया है, तो अगर मुझे खड़ा कराया गया होता तो इतनी कमियां मेरे अंदर नहीं होती। मैं जनता के बीच 2017 से हूं और इस चुनाव में जब से हाजी साहब के इंतकाल किए हैं उसके बाद से जनता के बीच
मैं अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से ही सफ़र करता हूँ, सभी लोगों के बीच जाता हूँ। तो आप कहते हैं काफिलों की बात, पूरा झारखंड में जितना भी बीजेपी का विधायक हो, सांसद हो, सारे लोग यहाँ मधुपुर में विधानसभा में कैंप कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सारे लोग, आरजेडी के सारे लोग यहाँ पर आके कैंप कर रहे हैं। तो आपको काफिला तो दिखेगा ही। वे लोग चाहते हैं कि मेरा विधायक बने, मेरा मंत्री जीते। उन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं और चुनाव में आपको चौंकाने वाले परिणाम नजर आएंगे। एक बात बताइए, इसी तरीके से अगर आपके भी बात पे विश्वास करें, ऐसे भी चुनाव होता है तो हर कोई अपने आप को गरीब बताने लगता है, और गरीब बताना उस समय लगता है कि गरीब होना सबसे बहुत बड़ी बात है झारखंड। हाँ, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भैंस चराते थे, गाय खिलाते थे, यहाँ से जाके दिल्ली में गार्ड का नौकरी किए, सुपरवाइजर का नौकरी किए, तब बने। हफीजुल साहब भी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी तो आलू का खेती कर करके पैसा ले लेके लड़े चुनाव। अब आप कह रहे हैं कि हम भी गरीब का बेटा है। तो इतना गरीब अचानक से मधुपुर में कैसे लोकप्रिय हो जाएगा सर? देखिए, आप चुनाव आयोग में नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दिया गया है, उस हलफनामे को आप लोग निकाल के देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि गरीब कौन है। उसमें जो संपत्ति दर्शाया गया होगा आपके जेएमएम के प्रत्याशी के द्वारा, भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा, या फिर और भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी है उनके द्वारा, तो आप देखेंगे कि उनका संपत्ति कितना है। और उत्तम कुमार यादव उर्फ बबलू यादव ने मेरा संपत्ति आप देखेंगे कितना है, इससे पता चलेगा। और आप कहते हैं कि अचानक से इतना गरीब कैसे पैदा हो गया। वे लोग भी कहते हैं कि मैं गरीब था, भैंस चराता था, ये करता था। हाँ, बोले हम इसलिए गरीबों का दर्द जानते हैं, मजदूर का दर्द जानते हैं कि कैसे लोग लिफ्टमैन का काम करते हैं। देखिए, अगर उनके पिता आलू बेच करके और इतने दूर तक सफ़र किए, मंत्री बने वो 2-2 बार, विधायक बने 3 बार, तो उनको गरीबों का दर्द समझ में कहाँ आया। गरीब थे, मान लेते हैं कि वो आलू बेच के करते थे, लेकिन जब वो जगह पर गए तो फिर तो गरीबों को भूल गए। वैसे भी दूसरे के बारे में जिसके बारे में का तो यही परिभाषा है कि गरीब गरीब का के जाना है, गद्दी पे जाना है तो गरीब को भूल जाना है। खैर छोड़िए, हमारा आखिरी सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सबसे ताकतवर हिस्सा गंगा प्रसाद का क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी गंगा की क्या है? देखिए, हमारी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं से वादा खिलाफी किया है। हेमंत सोरेन ने 1 साल में 5 लाख रोजगार देने का। गंगा जी का स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट मैं उनके बारे में क्यों कहूं, जबकि मेरी लड़ाई। अच्छा ठीक है, हफीजुल जी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट? देखिए, स्ट्रांग पॉइंट उनका यही है कि पूरा झारखंड के जितने भी विधायक हैं, आपके जो सीएम हेमंत सोरेन है, वो यहाँ पर आके कैंप करेंगे। ये उनका हमको लगता है कि स्ट्रांग पॉइंट है। सारा चीज़ उनके हाथ में है। और माइनस पॉइंट ये है कि वो मंत्री बने, ये सबसे माइनस पॉइंट है उनका, क्योंकि मंत्री तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मंत्री बनने के बाद वो जनता से दूर हो रहे हैं, उनके अंदर घमंड हो गया, अभिमान हो गया, ये उनका। बबलू यादव का सबसे स्ट्रांग पॉइंट? हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट हमारे युवा लोग हैं, युवा साथी हैं। आपका सबसे कमजोर पॉइंट जो सार्वजनिक कर सकते हैं आप? हमारा सबसे कमजोर पॉइंट ये धन पैसा जो नहीं होना। बबलू यादव जिंदाबाद। ये चुनाव है और यहाँ हर कोई गली गुप्ता में। हाँ, गैस सिलेंडर छाप हम भी यहाँ के मैंने बबलू जी का हैं, मतलब हमारा जैसे युवा शक्ति से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी कुछ मैंने कहना है। जैसे कि ये वीडियो तो बहुत कोई देखेंगे अभी, तो मेरा एक ही कहना है कि जैसे कि बबूलाल मरंडी या हेमंत सोरेन हर एक जगह गांव में कैंप लगा करके जैसे मीटिंग कर रहा है, तो वही मीटिंग वो जीतने के बाद क्यों नहीं कर रहा है कि क्या आपको तकलीफ है, आपके गाँव में क्या तकलीफ है, वो चीज़ क्यों नहीं करवा रहा है, कोई क्यों नहीं करवाता? ये चीज़ हम पूछना चाहते हैं सबसे, सत्ता से। जिंदाबाद। ठीक है, इन युवाओं का एक आप समझ लीजिए उत्साहित युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन हर नेता किसी न किसी वक्त जब राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाता है या सेवा का माध्यम बनाता है, उनके मन में भी कई विचार होते हैं कि हम बदलाव लाएंगे समाज में, लेकिन बदलते समय के साथ वो बदल जाते हैं और समाज और हमारा सोसाइटी जस का तस रह जाता है। इसमें एक बात हम बोलना चाहते हैं कि बदलाव लाने के लिए कई नेताओं को आपने देख लिया, सबने अपना परिचय दिया कि मैं ये करता था, वो करता था। लेकिन आज आप मधुपुर जाइए और मधुपुर में किसी स्थान पर आप एक अजनबी व्यक्ति बन करके किसी से पूछिए कि भाई मेरे वाइफ को या मेरी माँ को या कि किसी को खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको एक ही आदमी का नंबर दिया जाएगा, वो है बबलू यादव।
हाँ, आप ये सबसे ज्यादा ब्लड ये बदलाव- डोनेट। आप जो बोले कि बदलाव नहीं करते नेता, सिर्फ वादे करके फिर बदल जाते हैं। आपको कुर्सी नहीं मिला ना, कुर्सी मिलेगा तब आप कर रहे जब मैंने अपने खून से जनता का सेवा किया है तो मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है, अब तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितना बदलता है और जीत का सहरा किसके माथे पर होता है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in